ओके गाइस, तो अगेन हम यहाँ पर जो है यूनिट इन डायमेंशंस का सेकेंड टॉपिक वापस लेके स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका नाम है डायमेंशंस। बेसिकली यहाँ पर इस वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायमेंशंस फॉर्मूला जो आएगा उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, या फिर आगे वो किस तरीके से हमारे पूरी फिजिक्स में काम में आने वाला है, या उसकी किस तरीके की जो है एप्लीकेशंस हम आगे यूज़ करने वाले हैं, और अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ या फिज़िकल क्वांटिटीज़ से डायमेंशंस का क्या रिलेशन है, वो सब हम इस टॉपिक में आज डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली डायमेंशंस होती क्या है, अगर मैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ को छोड़ दूँ और बात कर रहा हूँ किसी भी फिज़िकल ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक स्क्वायर शेप में एक फील्ड है या रेक्टेंगुलर शेप में एक फील्ड है, और मैं आपसे बोलता हूँ कि उसको मेजरमेंट लेकर आओ, तो इन द सेंस आप क्या करोगे, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ जो भी है उसको मेज़र करके आओगे और बाद में मुझे बोलोगे कि सर हमें इसकी डायमेंशंस मेज़र करी है और इसकी डायमेंशंस इतनी है। ओके, सिमिलरली अगर कोई मैं आपको सिलेंडर देता हूँ तो आप उस सिलेंडर का क्या करोगे, उसकी हाइट मेज़र करो। सो डायमेंशंस को शो करना, इसका मतलब ये है कि हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को उसकी बेस क्वांटिटीज़ से किस तरीके से रिलेटेड करते हैं, या उसकी बेस क्वांटिटीज़ की कितनी पावर में उसको हम रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों, मैंने यहाँ पर अप्रॉक्स दो शेप्स ली हुई है, एक रेक्टेंगुलर है और एक आपके पास क्यूब है, रेक्टेंगुलर और क्यूब। अब रेक्टेंगुलर के लिए मेरे को दो तरीके से यहाँ पर हाइट एंड विड्थ मेज़र करनी पड़ेगी, हाइट एंड विड्थ मेज़र करनी पड़ेगी। अब हाइट एंड विड्थ मेज़र करनी, अब रेक्टेंगुलर जो है एक 2D शेप है, और अपोजिटली जो क्यूबिकल शेप यहाँ पर दी हुई है वो एक 3D शेप है। तो 3D शेप हमेशा वॉल्यूम देगी और 2D शेप ऑलवेज यूज एरिया। ओके, अब अगर एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर मैं अप्लाई करूँ तो हाइट और विड्थ, यानी कि इसकी दोनों साइड्स हैं, इन दोनों साइड्स का मल्टीपल। ओके, इन दोनों साइड्स का मल्टीपल। अब जनरली देखना, हाइट क्या है, लेंथ, विड्थ भी एक तरीके से लेंथ ही है। जिस तरीके से वहाँ पर डिस्टेंस, एक तरीके से डिस्टेंस को हमने लेंथ पुट किया, सिमिलरली मैं हाइट एंड विड्थ को भी लेंथ पुट कर सकता हूँ। यानी कि एरिया फाइंड आउट करने के लिए मुझे लेंथ को कितने टाइम्स से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 टाइम्स। एरिया फाइंड करने के लिए मुझे लेंथ को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 टाइम्स। यानी कि लेंथ एक फिज़िकल क्वांटिटी है, इस फिज़िकल क्वांटिटी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिला, तीसरी फिज़िकल क्वांटिटी। अब अगर मैं एरिया की डायमेंशंस फाइंड आउट करना, एरिया की डायमेंशंस देखना स्टार्ट करूं, अगर मैं यहाँ पे एरिया की डायमेंशंस लिखना स्टार्ट करूं, तो एरिया की डायमेंशंस क्या आएगी, A=L2। इसको L स्क्वायर ना पढ़कर हम इसे पढ़ते हैं L2, यानी कि लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया। इसका मतलब क्या है कि लेंथ को L फोर ले और 2 का L को लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई किया। L कहाँ से आया वो अगर मैं अभी आपको नेक्स्ट वही बताने जा रहा हूँ, पर फिलहाल देखिए कि लेंथ को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स। सिमिलरली अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे हाइट, विड्थ एंड ब्रीथ तरीके से 3 मेज़रमेंट लेने पड़ेंगे, यानी कि 3 बार मेरे को लेंथ यहाँ पर मेज़र करनी पड़ेगी, यानी कि 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। हाइट, जब मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई किया तो हाइट मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, यानी कि लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो लेंथ का क्यूब। अब लेंथ का क्यूब, यानी कि जब मैं वॉल्यूम की डायमेंशंस लिखने बैठूँगा तो मुझे क्या लिखना है, L3। अब मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये L जो है मैंने यहाँ पर लिखा है, किस बिहाफ पे वो चीज़ अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो कुल मिला के जो मेरे को फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन वो बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे लेंथ वगैरह जो थी, उनकी पावर्स में शो करना पड़ा। जैसे लेंथ की पावर 2 दैट मीन्स एरिया, लेंथ की पावर 3 यानी कि वॉल्यूम, जो भी अपन जस्ट फाइंड आउट करके आए हैं। ओके, सो अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आया तो डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी राइज टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। कि किसका खेल है, किसी एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ की पावर का खेल है, यानी कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ को किस तरीके से हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, किस तरीके से पावर की फॉर्म में
लिख सकते हैं। डायमेंशन, ये तो था बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूलाज का इंट्रो। दिस मीन्स कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि डायमेंशन जो है फिजिकल क्वांटिटी को ऑफ डायमेंशन टू फिजिकल क्वांटिटी मीन्स दैट हाउ इट इज़ रिलेटेबल टू इट्स बेस क्वांटिटी, यानी कि किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या शो करेगी कि जो आपकी मेन फिजिकल क्वांटिटी है ये अपनी बेस फिजिकल क्वांटिटी से जो जहाँ से मिलकर बनी हुई है, जहाँ से डिराइव्ड है, उन बेस फिजिकल क्वांटिटी से किस तरीके से रिलेटेड है या उनकी कितनी पावर्स में रिलेटेड है। ओके, जैसे एरिया लेंथ की, एरिया किससे एरिया के लिए जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है वो क्या है, लेंथ, यानी कि एरिया जो है वो लेंथ को 2 टाइम्स पावर में है, यानी कि लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई किया। वॉल्यूम्स जो है लेंथ का 3 वॉल्यूम की पावर, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ की पावर 3, दैट मीन्स लेंथ को 3 टाइम्स मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ा, देन मेरे पास वॉल्यूम आया, इस तरीके से। ओके, अब जिस तरीके से मैंने डायमेंशन यूनिट, जो प्रीवियस लेक्चर में यूनिट्स निकालना, यूनिट्स को फाइंड आउट करना बताया था कि कैसे हम यूनिट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, सिमिलरली अपने को डायमेंशन भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यानी कि जिस तरीके से बेसिक 7 हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी और उनकी भी 7 जो है यूनिट्स फिक्स थी। जैसे लेंथ को हमने मीटर में लिखा, टाइम को सेकंड में मेजर किया, मास को किलोग्राम में मेजर किया, ये उनकी बेसिक फिक्स यूनिट्स थी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की। सिमिलरली जो 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उसकी डायमेंशंस भी फिक्स है, जो हमेशा ही सेम रहेगी, उनमें कोई चेंज नहीं है। और उन 7 की 7 डायमेंशंस को मिला के हम अगली फिजिकल क्वांटिटीज़ की ओर बढ़ेंगे या अगली फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को ड्राइव करेंगे। लाइक यहाँ पर देखिए आप, जो ये 7 की 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ है इनकी बात कर रहा हूँ। डिस्टेंस के लिए हमेशा L1, टाइम के लिए T1, मास के लिए M1, करंट के लिए A1, A फॉर एम्पियर। ओके, टेम्परेचर K1 का मतलब K फॉर केल्विन, इंटेंसिटी के CD1, कैंडेला उसे बोलते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल 1। ध्यान देना कि यहाँ पर जो के लेटर्स है CD, तो C कैपिटल लिखा हुआ है, D स्मॉल। ओके, कभी ऐसा नहीं लिखना कि CD, नहीं, ऑलवेज C कैपिटल D स्मॉल। सिमिलरली जो मोल लिखा हुआ है इसको भी ऐसे नहीं लिखना कभी कि MOL, इस तरीके से नहीं लिखना, इसको कैपिटल में M और बाकी दोनों लेटर्स स्मॉल में चलेंगे। ओके, इस तरीके से इसको शो करने का तरीका है। अब डायमेंशंस को फाइंड आउट करना या डायमेंशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या डायमेंशनल फॉर्मूलाज कैसे डिराइव करते हैं उसका अपन एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले एक बार और मैं बता रहा हूँ, ध्यान देने वाली बात ये स्टार पॉइंट है, ये 7 की 7 फिजिकल क्वांटिटीज, 7 की 7 इनकी डायमेंशंस हमेशा याद रखो, इनकी यूनिट्स हमेशा याद रखो, इनकी डायमेंशंस हमेशा याद रखो, कि इन्हीं 7 की 7 क्वांटिटीज़ से मिलकर हम आगे फिजिकल ड्राइव करेंगे या आगे जो एग्ज़ाम पोर्शन आएगा वो भी इन्हीं से रिलेटेड आएगा। ओके, सो अब तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया है स्पीड पे। पहले जो यूनिट वाला एग्जांपल लिया था हमने, वहाँ पर भी सबसे पहले एग्जांपल स्पीड का ही लिया था। स्पीड में हमने क्या नहीं, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर मैंने क्या किया था, डिस्टेंस की लेंथ एज्यूम किया और लेंथ एज्यूम करके यहाँ पर मैंने मीटर पर सेकेंड जो है उसकी यूनिट निकाली थी, मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से उसकी मैंने यूनिट निकाली थी, याद होगा आपको। अब सिमिलरली सेम काम मेरे को डायमेंशंस निकालने के लिए भी करना है। डायमेंशन निकालने का सबसे बेसिक रूट है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला लिखें, तो उस फॉर्मूले को बेसिक फंडामेंटल जो क्वांटिटी थी उसकी फॉर्म में लिखें। जैसे यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम में मैंने डिस्टेंस भी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, लेंथ, टाइम भी अपने पास बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी होगी T। अब इन दोनों के डायमेंशंस मेरे पास पता है मेरे को उन 7 क्वांटिटीज़ की वजह से, तो उन दोनों की डायमेंशन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग पुट कर दो। जैसे मैंने यहाँ पर पुट करी L1 अपॉन T1, L1 फॉर लेंथ, T1 फॉर टाइम। जैसे जिससे सेम फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब आपने कहीं पर पढ़ा है जैसे कि 2/10⁻³ लिखा हुआ, तो मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, 2 × 10⁻³
ऐसा लिख सकता हूँ, यानी कि ये जो 10⁻³ है ये ऊपर जाके 10⁻³ बन जाता है। ओके, तो इसी तरीके से ये जो टी, ध्यान रखना कि डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए कभी भी इस तरीके से ये डिवाइडेशन वाला फॉर्म नहीं चलेगी, हमेशा उसको एक ही लाइन में लिखना होता है। इसी तरीके से L1, अब एक ही लाइन में लिखना तो मुझे इसको ऊपर लाना पड़ेगा, और अगर ऊपर लाना है तो पावर प्लस है तो माइनस होगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, तो टी की पावर प्लस बनेगा, इसको मैंने क्या लिखा, टी की पावर माइनस है। अब हमेशा इन दोनों को मैंने अलग अलग ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इन दोनों को मैंने अलग अलग ब्रैकेट में लिखा है। तो और सिंप्लीफाई करते हुए हमेशा ध्यान रखना कि डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही ब्रैकेट में आता है, कभी भी एक का दो या दो से ज़्यादा ब्रैकेट नहीं आएगा। तो इस लाइन पे दो ब्रैकेट आएगा, दैट मीन्स ये गलत है, यानी कि मुझे इसको रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है, यानी कि इन दोनों क्वान्टिटीज़ को हमको सेम ब्रैकेट में लिखना है इस तरीके से, यानी ये दोनों ब्रैकेट हटा दिए, L1 T माइनस वन, और ये पूरा। डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखने के लिए हमेशा ध्यान रखना क्लोज ब्रैकेट लगेंगे, ओके, लार्ज वाले क्लोज ब्रैकेट। साथ में ये जो डायमेंशन लिखोगे आप हमेशा कैपिटल में लिखोगे, ऐसा नहीं कि स्मॉल एल लिख दिया, स्मॉल टी लिख दिया तो सही है, नहीं, हमेशा इसको कैपिटल में ही लिखना है। दूसरी बात ध्यान देना है कि ये जो ब्रैकेट है ये हमेशा क्लोज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ लिखना भूल गया, ऐसा नहीं करते, ओके। तो इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। अब बेसिकली यहाँ स्पीड जो है वो मास से को रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर मास का कोई लेना देना नहीं है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल बेसिक फॉर्मूला है, मास से कोई लेना देना नहीं। बट अगर मैं मास शो करना चाहूँ डायमेंशनल फॉर्मूला में तो ऑफकोर्स कर सकते हैं, m की पावर 0 लिख सकते हैं, जिसकी पावर 0 उसका मतलब उसका कोई काम नहीं है। हमेशा डायमेंशनल को MLT की फॉर्म में लिखा जाएगा, मास लेस टाइम, MLT, ऐसा भी नहीं LTM लिखा जाए ना, पहले ना लेंथ एंड टाइम, डायमेंशन से लिखने का सीक्वेंस है मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है। तो मास पहले लिखे, अब मास से यहाँ की काम है नहीं, मास से पूरे फॉर्मूला में आ ही नहीं रहा, इट मीन्स मास पावर 0, यानी कि M0, L1 T माइनस। अगर ऑब्जेक्टिव में कभी क्वेश्चन आता है या किसी तरीके से आपको कोई पूछे तो इन दोनों से कौन सा सही, तो ये वाला सही, क्योंकि यहाँ पर तीनों MLT की फॉर्म में लिखा है, ओके। अभी तक मेरे साथ से कोई डाउट आया नहीं हुआ। तो दूसरी बात इसको पढ़ने का तरीका, कहीं व्यक्ति इसको पढ़ते हैं m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, इसको पढ़ा जाता है m0 l1 t -1, m0 l1 t -1 या l1 t -1। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि m0 l1 t की पावर -1। ये लिखे जरूर पावर में है, लेकिन इनको पढ़ना बिल्कुल एक सीक्वेंस की तरह, एक जैसे इस तरीके से पढ़ना है जैसे एक लाइन में लिखे हुए हो, m0 l1 t -1। कोई आपको पावर नहीं बोलना है, कोई तरीके से नहीं बोलना है कि t की पावर t या स्क्वायर हो तो स्क्वायर क्यूब, इस तरीके से नहीं बोलना। जैसे अभी एरिया का फॉर्मूला लिखा मैंने, उसको मैंने पढ़ा L2 ना कि L स्क्वायर, ओके। तो ये उसको बोलने का तरीका है कि हाउ कैन वी स्पीक द डायमेंशनल फॉर्मूला इन फ्रंट ऑफ m1, ओके। तो इस तरीके से बेसिक एग्जांपल्स थे और ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कि हम कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला को लिख सकते हैं, कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से या सॉरी किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, या डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखते कैसे हैं, उसे पढ़ते कैसे हैं, इस तरीके से, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर वापस से जो मैं चीज़ आपको समझा रहा था वो ये रही कि एरिया के लिए लेंथ को 2 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर लिखा मैंने लेंथ स्क्वायर, यहाँ पे इसको तो पढ़ूंगा लेंथ स्क्वायर, लेकिन जब डायमेंशंस की बात आएगी तब मैं उसको, जब डायमेंशंस की बात आएगी तब मैं उसको क्या पढ़ना है, तो डायमेंशंस की बात आएगी तब मुझे तो पढ़ना है L1 L2 L3, ऐसा नहीं कि L1 L स्क्वायर L2, ऐसा नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमेशा पढ़ना है L3 L2 L1, इस तरीके से, ये बात नोटिस करने वाली है, ओके। अब ये अब जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, यहाँ से जो है जो मैं टॉपिक आपको बताया जा रहा हूँ इस वाले टॉपिक से बेसिकली इसे बोलते हैं डायमेंशंस का एग्ज़ाम पोर्शन में देते हैं। इस वाले पोर्शन से आपके पास जेई
बोर्ड, अदर बोर्ड जो भी है आपके, या NCERT की बात करें तो NCERT CBSE जो भी है, इन सब में यहाँ से बेसिक क्वेश्चन पुट अप होता है। तो या ऐसे मैं अगर इनडायरेक्टली बोलना चाहूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो है डायमेंशंस का एग्जाम पोर्शन है। एग्जाम पोर्शन डायमेंशंस, पर्टिकुलर डायमेंशंस की बात कर रहे हैं क्योंकि पर्टिकुलर डायमेंशंस के लिए एक एग्जाम पोर्शन है। जब नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं वहीं से जो है अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो बेसिक इंट्रोडक्शन था, लेकिन जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो यहाँ से पुटअप होते हैं कि हम कैसे उसको डायमेंशंस को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे डायमेंशंस की एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं। द टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलाज एंड एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हम डायमेंशंस को कैसे कैसे आगे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसकी एप्लीकेशंस को अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़, या किसी फिजिकल क्वांटिटी की उसकी डायमेंशंस को कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से किस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो बेसिक जो, और यहाँ से ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इसके अलावा डायमेंशन से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है। ओके, तो डायमेंशन की बात करूँ तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वो है टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल एनी क्वांटिटी और कॉन्स्टेंट, यानी कि किसी भी डायमेंशन की किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड आउट करना या किसी कॉन्स्टेंट्स की डायमेंशन फाइंड आउट करना। ओके, तो ओके राइट, तो जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन को कैसे फाइंड आउट करना है, उसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन उसको समझने के लिए एक मैंने एग्जांपल दिया। सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन की भी बात कर लेता हूँ। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पर मैं याद रखूँ, मैंने वहाँ पर यूनिट्स में भी एक फॉर्मूला अप्लाई किया था जिसके डायमेंशन, जिसके यूनिट 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से एक्सेलरेशन को मैंने वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी की डायमेंशन मुझे पता है L1 t माइनस 1 होती है, अगेन टाइम की डायमेंशन मुझे पता होती है, तो ये 1 ऊपर जाके वापस माइनस है, ये L1 t माइनस 1 सेम है। इन दोनों को सेम लिखने के लिए अब देखो पावर बेस सेम है तो पावर एड हो जाएगी, t सेम है, -1 और -1 आपस में एड हो जाए -2, तो L1 t माइनस 2 ये होगी एक्सेलरेशन की डायमेंशन। अब मेरे को क्या करना है, जो मेरा मेन क्वेश्चन था वही है कि फोर्स के लिए डायमेंशन फाइंड आउट करना। तो मेरा मेन क्वेश्चन था वो क्या था कि फोर्स के लिए डायमेंशन फाइंड आउट करना, कि फोर्स के कैसे तरीके से ये फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी, अब उसकी डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना है। और फोर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है कि मास और एक्सेलरेशन से प्रोडक्शन होती है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेसिकली ध्यान रखना है कि जो डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, जो डायमेंशन फाइंड आउट करने का, तो डायमेंशंस को फाइंड आउट करने के लिए, इन डायमेंशंस को फाइंड आउट करने के लिए मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला में जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है या जो भी आपके फिजिकल क्वांटिटीज से हैं फॉर्मूलाज के अंदर, उनकी डायमेंशन इंडिविजुअली लिखनी है। जिस तरीके से फॉर्मूला आपका पुटअप है वो डायमेंशन भी उसी तरीके से पुटअप कर देनी है, जो है आपकी नई फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस आ जाएगी। इसमें हमको कुछ नहीं करना है, सीक्वेंस से चलना है। तो सबसे पहले फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला। अब मुझे मास की डायमेंशन पता है m1 होती है, कहाँ से पता चला, वन ऑफ द 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो अभी जस्ट मैंने बताया। ओके, एक्सेलरेशन मेरे पास पता है L1 t माइनस 2, अभी निकाली मैंने। वेरी गुड। अब मेरे को क्या करना है कि मास और एक्सेलरेशन जो फॉर्मूला में है, इन दोनों की जगह इनकी डायमेंशंस पुट कर दो, रेस्पेक्टिवली इनकी जगह क्या पुट कर दो, इनकी डायमेंशंस। तो मास की जगह मैंने पुट करना है m1, वेरी गुड। एक्सेलरेशन की जगह पुट करना है L1 t माइनस 2, इस एक्सेलरेशन की जगह, तो मल्टीप्लाई L1 t माइनस 2। सर आपने तो बताया था एक ही लाइन में होने के बाद दो ब्रैकेट नहीं हो सकते, मत रख, इन दोनों को हटाओ, एक ही लाइन में लिखो। तो ब्रैकेट हटाया तो लिखा तो क्या हुआ, m1 L1 t माइनस 2, m1 L1 t माइनस 2। ये क्या है, फोर्स की डायमेंशन। ईजी था, हार्ड नहीं लगा। क्या मैं इसको ऐसा पढ़ सकता हूँ बच्चों,
n की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2? नहीं, गलत। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? n1 l1 t -2 इस तरीके से पढ़ना है जैसे एक सीक्वेंस में रखा हुआ हो। ध्यान देना, मेजरमेंट सिस्टम पर डायमेंशनल क्वांटिटीज़ कभी भी डिपेंड नहीं कर सकती। आप किसी भी मेजरमेंट सिस्टम में मेज़र करो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को, चाहे आप CGS में मेज़र करो, चाहे आप FPS में मेज़र करो, चाहे आप MKS में मेज़र करो, चाहे SI whatever you want, बट जो फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस है वो ऑलवेज रिमेन सेम, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन स्टेशनरी। मतलब कि अगर MKS में मेजर कर रहा हूँ फोर्स को तो भी मैं फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन है वो m1 l1 t -2 लिखने वाला हूँ। अगर सेम फोर्स को मैं CGS में मेजर कर रहा हूँ तो भी मैं जो है डायमेंशन m1 l1 t -2 ही लिखने वाला हूँ। अब मेरे को यहाँ पे करना क्या है, मेरे को यहाँ पे जो है क्वांटिटीज़ को मुझे यहाँ पे MKS से मुझे यहाँ पर CGS से जो न्यूटन है वो यानी कि एक तरीके से MKS में जो यूनिट है उसको मुझे CGS में कन्वर्ट करना है। अब मैंने यहाँ पर n1 को एज्यूम किया है CGS के लिए और n2 एक कांस्टेंट है जिसको मैंने एज्यूम किया है MKS के लिए। अब सिंपल से डायमेंशंस हमेशा इक्वल रहेगी और अगर CGS और MKS में जो वैल्यू है वो भी लगभग इक्वल ही रहेगी, तो मैंने इसको n1 और n2 के जो है आपस में इक्वल रख दिया। अब मुझे पता है कि n1 शोज़ फॉर CGS, तो मुझे CGS में यूनिट निकालनी है, तो मैंने इसको इधर ही रहने दिया n1 को, और n2 जो है वो मेरा MKS सिस्टम है, और MKS मतलब किलोग्राम, ग्राम, ओके सॉरी किलोग्राम, मीटर, सेकंड, इस तरीके से। अब मुझे यहाँ पर और यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड, इस तरीके से। जब मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो यहाँ वाला पोर्शन इसके डिवाइड में जाएगा, यानी कि अगर यहाँ ग्राम लिखा हुआ था n2 ग्राम और यहाँ n1 किलोग्राम लिखा हुआ था, तो जब इसको ट्रांसफ़र करूँगा तो n2 = n1 किलोग्राम अपॉन ग्राम, कुछ इस तरीके से मेरे को लिखना पड़ेगा। और मुझे अच्छे से पता है कि जब मैं इस तरीके से इस फॉर्मूला पुट करूँ, अब मुझे करना क्या है कि 10 की पावर 3 ग्राम = 1 किलोग्राम, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर = 1 मीटर, 10 की पावर 1 सेकेंड = 1 सेकेंड, तो सेकेंड है सेकेंड का। जब 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 10 की पावर 5, तो 1 न्यूटन 1 न्यूटन = 10 की पावर 5 बैंड। ओके गाइस, तो इस तरीके से मैं किसी भी CGS या से MKS में, MKS से CGS में, FPS से CGS में, FPS से MKS, इस तरीके से मैं किसी भी एक मेजरमेंट से दूसरे मेजरमेंट सिस्टम में किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस फॉर्मूला। नेक्स्ट है डायमेंशनल करेक्शन। अच्छा, अगर कोई भी इक्वेशंस की बात करूँ तो इस वाले एप्लीकेशन में मेरे को क्या करना है कि कोई चेक करना है कि जो इक्वेशन गिवन है वो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अब कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट कब होगी, जब उसकी LHS में जो क्वांटिटी है और उसकी जो RHS में क्वांटिटीज़ है उन सब की जो है डायमेंशंस सेम आए। को ढूंढना कि LHS में जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायमेंशंस, RHS में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसकी डायमेंशन, अगर बोथ ऑफ द डायमेंशंस आर सेम देन द इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट। अगर दोनों क्वांटिटीज सेम है, जो इक्वेशन है उसकी जो इक्वेशन गिवन है उसकी वो डायमेंशनली करेक्ट होगी। ओके गाइज, सो यहाँ पर मैं एक इक्वेशन दी हुई है, ये वैसे तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, याद होगा आपको। तो 9th स्टैंडर्ड में हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी मोशन की, v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2ah, इस तरीके से। फिर कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, वापस से उसे हम नेक्स्ट चैप्टर में अब पढ़ने वाले हैं। फिलहाल एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो कोई भी इक्वेशन है, हमें इक्वेशंस पर ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ किस पर ध्यान देना है, डायमेंशनल फॉर्मूलाज पर। ओके, सो अब इक्वेशंस है v = u + at, कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, आई डोंट केयर। सुनो,
वी यू ए और टी ये सब के बारे में आपको दिया हुआ है। वी है फाइनल वेलोसिटी, यू है इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम। क्या है क्यों है उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। अब जो फाइनल वेलोसिटी है उस फाइनल हो इनिशियल हो कोई सी भी हो, मुझे क्या मतलब, मुझे तो सिर्फ एक वर्ड से मतलब है वेलोसिटी। और क्या वेलोसिटी की डायमेंशन मुझे पता है? हाँ हाँ, क्या है? L1 T - 1। क्या v के लिए भी सेम होगी? बिल्कुल। क्या u के लिए भी सेम होगी? बिल्कुल। क्योंकि डायमेंशंस किस पे डिपेंड करते हैं? ओनली फॉर्मूलाज पर। सो फॉर्मूला सेम है दोनों का वेलोसिटी के लिए, बिल्कुल सेम है। तो क्या डायमेंशन दोनों से सेम आएगी? हाँ आएगी। v क्या है u क्या है इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके। t इज टाइम, टाइम की डायमेंशन है वो क्या है? t1। एक्सेलरेशन की डायमेंशन L1 T - 2। ओके। सो v की जगह मैं पुट करता हूँ L1। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास चारों ये 1 2 3 4 चार फिजिकल क्वांटिटी है, चारों फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस आ गई। 1 2 3 4 चारों फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस मेरे पास आ चुकी हैं। तो सिंपल सा डायमेंशन का रूल है कि जैसा ही फॉर्मूला या इक्वेशन दी हुई हो उसी फॉर्म में मेरे को डायमेंशंस पुट कर देनी है। v की जगह मैं पुट कर देता हूँ L1 T - 1। ओके, कर दिया। u की जगह अगेन मेरे को क्या पुट करना है? L1 T - 1, ये भी कर दिया। प्लस प्लस a की जगह मेरे को क्या पुट करना है? L1 T - 2, L1 T - 2 हो गया। t की जगह मुझे क्या पुट करना है? T1 मल्टीप्लाई बाई T1। अगेन L1 T - 1 इज इक्वल टू सेम केस L1 T - 1। देखो यहाँ पर भी सेम है L1 T - 1, यहाँ पर भी सेम है L1 T - 1। यानी कि अगर आगे भी मेरे पास L1 T - 1 मिल जाता है दैट मीन्स इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये दोनों लाइन में लिखे हुए हैं, सेम लाइन में। -2 और t की पावर +1, -2 और +1 मिलके क्या बनता है? -1। तो जो अगर मैं इसको सोल्व करके लिखूँ तो L1 t की पावर -1 लिख सकता हूँ। क्यों? -2 और +1 को सोल्व करके -1। तो जो पावर लिखी वो मैंने कितनी लिखी? -1। यानी कि मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? L1 t की पावर -1। अब देखो, अब नॉर्मल बच्चा होता तो क्या लिखता? सर L1 T - 1 इज इक्वल टू दोनों है 2 मल्टीप्लाई बाई L1 T - 1। तो क्या सोल्व करते हैं आप? इस तरीके से सोल्व करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई L1 T - 1। अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि डायमेंशंस को इस्तेमाल करते हुए आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एडिशन हो या अगर यहाँ पर माइनस होता उसका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है? मल्टीप्लिकेशन से, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। लेना देना किससे है? मल्टीप्लिकेशन से। किससे है? मल्टीप्लिकेशन से या डिवीजन से। प्लस से या माइनस से फिजिकल डायमेंशंस पर, पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ डायमेंशंस की, प्लस से या माइनस से डायमेंशंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ध्यान देने वाली बात। सो L1 T - 1 प्लस L1 T - 1 को हम बाद में भी L1 इस तरीके से ही लिखेंगे। तो ये RHS की जो साइड है वो भी क्या आएगी? L1 T - 1 ही आएगी। ऐसा नहीं कि ट्वाइस ऑफ L1 T - 1, नहीं, ओनली L1 T - 1। LHS और RHS दोनों सेम है। इसका मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये जो हमें इक्वेशन दी हुई थी, ये डायमेंशनली करेक्ट है। अगर LHS और RHS सेम नहीं आते, सपोज LHS और RHS सेम नहीं आते, तो उसके लिए मैं क्या लिखता कि दोनों जो इक्वेशन गिवन है आपको वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। जो इक्वेशन गिवन है वो आपको डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ओके गाइस, सो मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है 80, जो नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है मैंने आपको यहाँ पर ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इंटू टी प्लस एफ। वी आपका वही वेलोसिटी, दिक्कत वाली बात नहीं है कि इनिशियल है, फाइनल है या बीच की कोई वैल्यू है। नो, वर्ड डायमेंशंस के लिए मेन वर्ड होना चाहिए वेलोसिटी है बस। फिजिकल क्वांटिटी का नाम होना ज़रूरी है। इनिशियल है, फाइनल है, स्टार्टिंग है, एंडिंग है, व्हाटएवर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टाइम, एफ है फोर्स और ए है एक्सेलरेशन। अब यहाँ आपको डायमेंशंस पुट करनी है। कैसे पुट करोगे? एक ही जगह एक ही डायमेंशन पुट करोगे। मैंने आपको बताया है ए इज इक्वल टू L1 T - 2। वी की जगह आपको वेलोसिटी की डायमेंशंस पुट करनी है, बी करिए। टी की जगह टी की डायमेंशंस
बेसिक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में से उठा लो। फोर्स की जगह फोर्स की डायमेंशंस पुट करनी है, वो आपको निकालना मैंने सिखा दिया है। इस तरीके से सब क्वांटिटीज़ पुट करो, और अगर ना आए तो कमेंट करो, आई विल टेल यू। ओके, तो गाइस नेक्स्ट जो है वो है किसी भी फिज़िकल, नेक्स्ट एप्लीकेशन है डायमेंशनल फॉर्मूलाज की, कि किसी भी फिज़िकल एक फिज़िकल क्वांटिटीज़ का अनदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ के साथ में रिलेशन इस्टेब्लिश करना। सपोज़, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक चीज़ डिस्कस करता हूँ कि सपोज़ ध्यान देना, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मेरे को नहीं पता, बट फोर्स का मैंने आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि m1 L1 T-2। तो क्या आप यहाँ से फोर्स का, अब सुनो, फोर्स का फॉर्मूला होता था, आप डायमेंशंस निकाल सकते थे। वर्ड्स को सुनना, फोर्स का फॉर्मूला तो होता था, उससे आप डायमेंशंस भी फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन क्या अगर मैं डायमेंशंस दूँ तो फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो क्या? उल्टा, रिवर्स, डायमेंशंस फाइंड आउट करनी थी तो आप क्या करते थे, फॉर्मूला पुट किया, डायमेंशंस पुट करी, डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस होती है। लेकिन अब उल्टा करना है, आपको डायमेंशंस गिवन है, उससे फॉर्मूला निकालना है। तो हाँ, इजीली पॉसिबल है। तो देखो F = m⁻1 है, यानी कि मास एक बार है, तो मास m एक बार लिख दिया। L1 T-2 सर ये तो एक्सीलरेशन की डायमेंशंस है, ओके, एक्सीलरेशन लिख दिया। ओ, ये तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया, मास इंटू एक्सीलरेशन, है नहीं? इसका मतलब अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस है तो उससे फॉर्मूला डिराइव हो सकता है। सर आपने ये चीज़ यहाँ क्यों बताई, बेसिक क्वेश्चन कि यहाँ क्यों बताई? अब इस वाली एप्लीकेशंस में हम इस वाली चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स करेंगे। जो एप्लीकेशंस पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम थोड़ा सा रिवर्स काम करेंगे। क्या कि मैं डायमेंशंस को यूज़ करके फॉर्मूला डिराइव करना। इसने पहले ही किया, वी कैन इस्टेब्लिश न्यू रिलेशन बिटवीन एनी टू फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट लाइन पढ़ना, वी कैन इस्टेब्लिश न्यू रिलेशन बिटवीन एनी टू फिजिकल क्वांटिटी, यानी दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ में हम एक नया रिलेशन भी बना सकते हैं। ओके, सो मैं क्वेश्चन एग्जांपल से समझते हैं इसको। टाइम पीरियड फॉर अ सिंपल पेंडुलम इज डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, मास, एक्सेलरेशन। देन द फाइंड द फंक्शन ऑफ, ये यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड द फंक्शन ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड टी जो है वो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, उसके मास पर डिपेंड कर रहा है, उसके एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है। तीनों को अलग अलग क्वांटिटीज़ दे दी है। अब उन तीनों अलग अलग क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रहा है। अब कैसे डिपेंड कर रहा है, किस रिलेशन में डिपेंड कर रहा है, कितनी पावर या कितनी माइनस पावर में डिपेंड कर रहा है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो अब इसके लिए मेरे पास न तो केसी का फॉर्मूला है, भाई टाइम पीरियड का कोई फॉर्मूला ही नहीं हो। एक्चुअली टाइम पीरियड का मेरे को तो फॉर्मूला निकालना है। किसकी फॉर्म में निकालना है सर? अगर लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है, एक्सीलरेशन पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब जो फॉर्मूला आएगा वो भी किस पे आएगा? लेंथ और मास और एक्सीलरेशन की फॉर्म में ही आएगा। ओके, आएगा तो चलो निकालते हैं। सो अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, फॉर्मूला देन डायमेंशन। पहले फॉर्मूला पता होता था, उससे हम डायमेंशन फाइंड आउट करते थे। अभी तक की जो 3 एप्लीकेशंस पढ़ी है उसमें मैंने क्या किया कि पहले फॉर्मूला पता होता था, देन अपन डायमेंशंस के लिए फर्दर इंक्वायरी करते थे। अब हमें क्या करना है, डायमेंशंस पता है और फॉर्मूलाज के लिए फर्दर इंक्वायरी करनी है। ध्यान से ना, डायमेंशंस पता है, फॉर्मूला के लिए फर्दर इंक्वायरी करनी है। ओके गाइस, सो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कहा गया है कि आपके जो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो लेंथ, मास और टाइम एक्सीलरेशन लेंथ, मास और एक्सीलरेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले मेरे को लेंथ, मास, एक्सीलरेशन, टाइम, ये जो 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ है, इन चारों फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस लिखना है। चारों फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेरे को डायमेंशंस लिखना है। तो मैंने चारों फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस ऑलरेडी लिख ली। लेंथ के लिए L1, मास के लिए M1, एक्सीलरेशंस के लिए लेंथ के लिए L1, मास के लिए M1, एक्सीलरेशन के लिए L1 T-2, ये मुझे पहले से पता था, और टाइम के लिए T1। अब मुझे टाइम पीरियड की फॉर्म में, इन टाइम पीरियड की फॉर्म में लेंथ, मास और एक्सीलरेशन, सुनना है इसको ध्यान से, टाइम पीरियड की फॉर्म में लेंथ, मास और एक्सीलरेशन इनको इस तरीके से जमाना है। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड डिपेंड करता है इन तीनों में। तो मैंने उसको क्या किया,
अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो T इज इक्वल टू मास, T इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू मास, लेंथ और एक्सेलरेशन। अब जो टाइम पीरियड है उसकी डायमेंशन क्या होगी, T1। जो टाइम पीरियड उसकी डायमेंशन क्या थी, T1। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो डायमेंशन है उसको MLT की फॉर्म में लिखते हैं। दैट मीन्स मैं इसको M0 L0 T1 लिख सकता हूँ। ये दोनों क्वांटिटीज़ यहाँ नहीं है अवेलेबल, तो इनकी पावर में 0 लगा दिया। अगर अवेलेबल होती तो जितनी अवेलेबल होती उतनी पावर लगा देता, बट फिलहाल मास और लेंथ यहाँ पर अवेलेबल है ही नहीं टाइम पीरियड के लिए, सो M0 L0 लिख दिया। भाई टाइम की डायमेंशंस क्या होती है, T1। अब T1 को T1 लिखूँ या M0 L0 T1 लिखूँ, बात तो सेम है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ओके, अभी किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पर। कितनी पावर में डिपेंड कर रहा है नहीं पता, एक्स एज्यूम कर लो। और किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर। कितनी पावर में डिपेंड करता है ये भी नहीं पता, वाई एज्यूम कर लो। और किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पर। कितनी पावर में डिपेंड करता है नहीं पता, तो जेड एज्यूम कर लिया। अगर मुझे एक्स वाई और जेड की वैल्यू पता हो तो मैं इजीली फॉर्मूला ड्राइव कर सकता हूँ। तो मुझे अब यहाँ पर कंपैरिजन करना है पावर्स के साथ। इसके साथ में कंपैरिजन करना है पावर्स के साथ। सुनो, मास की पावर कितनी हुई, एक्स, इधर मास की पावर कितनी है, 0। दोनों का कंपैरिजन कराओ सेम का, एक्स इजिकल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। लेंथ के लिए बात, सॉरी अब यहाँ पर थोड़ा सा इधर टाइम पीरियड की यहाँ पर पावर कितनी है, T1। सेम कास्ट से कंपैरिजन करवाते हैं। अब टाइम पीरियड की पावर कितनी है, T1। यहाँ कितनी है, -2, और ये z अंदर जाके -2z बन जाएगा। तो यहाँ पर t की पावर कितनी है, -2z, और यहाँ पर t की पावर थी +1। -2z इज इक्वल टू +1, तो z की वैल्यू कितनी है, कंपैरिजन कराने पर -1/2। अगेन लेंथ की बात करूँ, यहाँ लेंथ की पावर 0, यहाँ लेंथ की पावर y प्लस, अरे इधर भी तो लेंथ है। अब ये z इधर जाके क्या बनेगा, l की पावर z, और यहाँ y पहले से था, बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, तो y + z। सिंपल कंपैरिजन करवाए पावर का, तो y + z इज इक्वल टू 0। अब z की वैल्यू मेरे को पता है -1/2, तो y की वैल्यू सोल्व करने पर कितनी, +1/2। अब x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई और z की वैल्यू भी आ गई, पुट कर दो। तो t के लिए x की वैल्यू 0, ओके। लेंथ के लिए y की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पर 1/2। एक्सेलरेशन में z की वैल्यू -1/2, ये -1/2। अब याद करो, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया था, डायमेंशंस पता हो तो फॉर्मूला निकाल सकते हो। मास का कोई काम नहीं है, यानी कि मास पे डिपेंड नहीं कर सकता, उसमें झूठ बोला है अपन से। जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अब जब सच्चाई सामने आई, क्या आया कि मास की पावर 0, दैट मीन्स उसने अपने को फिरकी ली है, वो अपने को क्वेश्चन में उलझा रहा था। वहाँ पर मास टाइम पीरियड है वो मास पर कोई डिपेंड नहीं करता है, ध्यान देना। इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन में उलझाया भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि आपको सच बोले वो, उसने यहाँ पर आपको फिरकी ली है। ओके, सो अब लेंथ की 1/2 किसको शो करता है, अंडर रूट लगा दिया। लेंथ की पावर 1/2 यानी कि √L। एक्सेलरेशन की पावर -1/2, अब माइनस है तो अपॉन में जाएगा, और 1/2 है तो अंडर रूट में आएगा, तो अपॉन में। अब जो पेंडुलम है उसका एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ में काम करता है। ये हम आगे पढ़ेंगे जब पेंडुलम पढ़ेंगे। तो एक ही जगह हम जी पुट करते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसमें इतना लोड लेने वाली बात नहीं है, अगर आप यहाँ तक भी लिखते हो तो भी सही है, बट अगर एक ही जगह बेसिक नॉलेज है कि जो पेंडुलम है वो अंडर द ग्रेविटी वर्क करता है, तो ए इक्वल टू जी हम यहाँ पर पुट करते हैं। अब ये के क्या है, के एक कांस्टेंट है, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, के की वैल्यू हम आगे फाइंड आउट करना सीखेंगे, ठीक है। जब पेंडुलम, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ना सीखेंगे जब पेंडुलम सोल्व करना सीखेंगे। जब पेंडुलम पढ़ेंगे हम, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हम पढ़ेंगे तब हम उसे सोल्व करना सीखेंगे। ओके गाइस, तो गाइस ये थी आपके चारों एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। इस तरीके से आप डायमेंशनल फॉर्म, अभी तक हमने क्या सीखा इस लेक्चर में, डायमेंशनल फॉर्मूलाज की एप्लीकेशंस, डायमेंशनल फॉर्मूलाज का इंट्रोडक्शन। अब कुछ रूल्स एंड लिमिटेशंस होती है डायमेंशनल फॉर्मूलाज की, वो क्या है वो भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला फेल हो गया है और कहाँ क्या इसकी बाउंडेशंस है कि जिसके साथ में डायमेंशनल फॉर्मूला को काम करना होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला की सबसे जो
एक नेगेटिव पॉइंट वो ये है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट लिमिटेशंस में, वी कांट फाइंड वैल्यू ऑफ अ डायमेंशनल कांस्टेंट। मतलब ये जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में जो भी अपन ने सोल्व किया है कि हमने t=k√L/g लिखा। अब आपके दिमाग में सर k क्या है या k की वैल्यू क्या है? अरे मुझे क्या पता k की वैल्यू क्या है, मुझे क्या पता। क्यों? क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो इतना एबल नहीं है कि वो आपको कांस्टेंट, तो इतना पता है कि k एक कांस्टेंट है, मुझे इतना तो पता है कि k एक कांस्टेंट है। आया कहाँ से? k मैंने कांस्टेंट सेफ्टी के लिए लगाया, अगर कुछ वैल्यू होगी तो वैल्यू पुट करेंगे, अगर कुछ वैल्यू ना होगी तो k = 1 पुट कर दूंगा। बट k की एक्चुअल वैल्यू क्या है पता नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला जो है अभी इस k की वैल्यू फाइंड करने के लिए एबल नहीं है। दैट मीन्स सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है ये कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किसी भी कांस्टेंट की जो है वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर इस ऊपर मैंने एक न्यूटन्स के यूनिवर्सल लॉ को सोल्व किया था जहाँ पर मैंने जी की डायमेंशंस फाइंड आउट करना सिखाया था आपको, ये यहाँ पर हमने जी की डायमेंशंस को फाइंड आउट कर ली। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि जी की एक्चुअल वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करो, तो आप जी की एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो डायमेंशनल फॉर्मूला का सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि हम किसी भी कांस्टेंट जो हम फॉर्मूला में यूज़ कर रहे हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ओके, दूसरी चीज़ जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जैसे साइन, अब साइन टी है, टी टाइम है लेकिन साइन के साथ में है। टी टाइम है, मेरे को पता है टाइम की डायमेंशंस t1 होती है, लेकिन आगे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा हुआ है साइन, तो इसकी डायमेंशंस 0। इसी तरह अगर e⁻a ले लेता हूँ, a t ले लेता हूँ, मान लो e⁻a × t, a फॉर एक्सेलरेशन, t फॉर टाइम, दोनों की मेरे को डायमेंशन पता है। लेकिन ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। जो e की पावर में जितने भी फंक्शन होते हैं ना, e⁻x, e⁻y, e⁻t, e⁻a, इनको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो इसकी डायमेंशंस भी 0। अगर log है, log v, वेलोसिटी की डायमेंशन मुझे पता है, लेकिन ये किसके अंदर साथ में आएगा? अब किसको लेके आया? log को, तो इसकी डायमेंशंस भी क्या होगी? 0। इस तरीके से बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शंस, इन सब की डायमेंशंस जो है मैं 0 पुट कर सकता हूँ। दूसरी इसका रूल है कि जो रेशनल क्वांटिटीज है, लाइक जैसे आपने अभी 10th स्टैंडर्ड में जस्ट अभी पढ़ के आओ लाइट चैप्टर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, इन सब की जो डायमेंशंस है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ इनको बोला जाता है, यानी कि इनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती है। ओके, एक बात और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं आपको यहाँ पर मेंशन करना भूल गया, अगर कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर किसी क्वांटिटीज़ की, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी यूनिट है, तो क्या उसकी डायमेंशंस हो, ऐसा ज़रूरी है? नहीं। ध्यान देना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट है तो उसकी डायमेंशंस हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसका रिवर्स, यानी कि अगर किसी की फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस है, यानी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसकी मैं डायमेंशंस निकाल सकता हूँ, तो उसकी यूनिट भी होगी। जैसे यहाँ पर अभी कुछ एग्जांपल दिए थे मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या प्लेन एंगल। अब जैसे प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल की यूनिट मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी, क्या थी? रेडियन। बट प्लेन एंगल की डायमेंशंस क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। सेम सॉलिड एंगल की यूनिट नहीं होती है स्टेडियन, हमने मेज़र करी जस्ट अभी प्रीवियस लेक्चर में, बट इसकी डायमेंशन नहीं, इसकी डायमेंशन नहीं। यानी कि डायमेंशंस लेस क्वांटिटी कोई है तो उसकी यूनिट होगी, बट अगर यूनिट लेस क्वांटिटी है तो उसकी डायमेंशंस कभी भी, मतलब जिसकी यूनिट नहीं है उसकी डायमेंशंस भी नहीं है। लेकिन इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, यानी कि अगर किसी की क्वांटिटी की डायमेंशन नहीं है तो हो सकता है उसकी फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट हो और ना हो, दोनों केसेस है। बट अगर किसी की फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट नहीं है तो मेक श्योर उसकी डायमेंशंस भी नहीं होगी। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट नहीं है, यानी कि कोई यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो उसकी डायमेंशंस भी नहीं होगी, वो पक्का डायमेंशंस लेस क्वांटिटी होगी। ध्यान देने वाली बात है। ओके, सो गाइस, इसके बाद मैं लगभग मोस्टली डायमेंशंस
वर्षन से जो है इस वाले चैप्टर का कुछ हिस्सा अब नहीं रहा है, तो अब कुछ भी बाकी नहीं रहा है। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें जितनी भी शीट में आपको दी हुई है इसमें सब मैंने उसको कवर करवा दिया है। अब कुछ एक्सरसाइज है, जैसे यहाँ पर तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ है। अब जैसे मोमेंटम, एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपको करने हैं। तो मोमेंटम का फॉर्मूला बेटा होता है P = मास इंटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, P इंटू मास इंटू वेलोसिटी। अब मास की डायमेंशंस मुझे पता है क्या है, m1। मास की डायमेंशंस क्या होती है, m1। वेलोसिटी की डायमेंशंस L1 t - 1। डायमेंशंस निकालने का फॉर्मूला सीधा सीक्वेंस क्या होता है, डायमेंशंस निकालने का सीक्वेंस क्या होता है, P = mv, यानी कि फॉर्मूला में डायमेंशंस पुट करो। मास की आपने डायमेंशंस निकाली m1, वेलोसिटी की डायमेंशंस निकाली L1 t - 1। ओके, इन दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में नहीं लिखना है, पाप लगेगा। सो साथ में लिख दो m1 L1 t - 1। तो जो मोमेंटम है उसकी डायमेंशंस क्या होती है, m1 L1 t - 1। ओके, तो मैंने आपको पहला एग्जांपल बता दिया। इस तरीके से आपको बाकी नोट भी सॉल्व करने हैं। आप ये सारी चीज़ जो है हम आगे पूरी फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। इम्पल्स, एनर्जी, पावर, प्रेशर, हीट, फ्रिक्वेंसी, पूरी 11th की फिजिक्स में हम ये सारे टॉपिक्स आगे पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ पर भी हम इनके फॉर्मूलाज, वहाँ पर भी हम इनके डायमेंशंस, यूनिट सब निकालेंगे। बट अगर आपको यहाँ पर भी करना है तो आप इन सभी के फॉर्मूलाज आप गूगल कर सकते हो, मैं आपको नहीं बताऊँगा। ओके, अगर फिर भी अगर ना मिले या कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। ओके, ये तो मैंने शायद बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इक्वेशन दी हुई है, ये इसको बोलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 तक कंसिडर कीजिए। आगे बढ़ाता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपका डायमेंशन एनालिसिस का जो चैप्टर है वो लगभग फिनिश हो चुका है। अब डायमेंशनल या आगे किसी भी चैप्टर या किसी भी पोर्शन से अगर रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, या आप मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हो। आप इन सभी क्वेश्चंस जो मैंने आपको शीट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाता हूँ। ओके, और अगर फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस या कुछ मेजर पोर्शन या से आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस का भी वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू गाइस।